तो स्टूडेंट, मैं संजय शर्मा, सहायक अध्यापक बलराज सिंह इंटर कॉलेज। आज आपके सामने यहाँ पर हम नया चैप्टर लेके आए, अध्याय 6 त्रिभुज। और इस त्रिभुज में हम आपको समझाएंगे कि सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती है, समरूप आकृतियाँ क्या होती है, और विशेषकर आज मेन टॉपिक होगा थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। उसमें जैसा कि सभी जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज को सीखने के लिए जैसा कि 9th में एक्चुअल में हमने सर्वांगसम त्रिभुजों को भी पढ़ा है, और यहाँ कुछ सर्वांगसम आकृतियों के बारे में मैं बताऊंगा कि ऐसी आकृतियाँ हैं जो समान आकार की होती हैं और माप में भी समान होती हैं, उन्हें सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। हमारे ये दोनों हाथ हैं, ये एक दूसरे को देखिए एक कम्प्लीटली ढक लेती है, तो ये दोनों हाथ हमारे सर्वांगसम हो सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है कि ए बी लाइन सेगमेंट सी डी के सर्वांगसम होगा अगर इसकी माप और इसकी माप आपस में इक्वल होगी। ये 2 वृत्त आपस में सर्वांगसम होंगे अगर इनकी त्रिज्याएं आपस में समान है। ऐसे ही 2 वर्ग आपस में सर्वांगसम होंगे यदि इसकी प्रत्येक भुजा आपस में समान होती है। जैसा कि त्रिभुज की मैं बात करूंगा तो सर्वांगसम त्रिभुज में यहाँ पर 4 प्रतिबंध होते हैं। उन चारों प्रतिबंधों को थोड़ा सा ये 9th क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से ये 4 प्रतिबंध हैं, और इन 4 प्रतिबंध के आधार पर 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। विशेषकर हमारा मेन टॉपिक है त्रिभुज के अंदर समरूप आकृतियाँ हैं। अब समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन को लिखा है कि वे आकृतियाँ हैं जो आकार में तो समान होती हैं लेकिन उनकी माप जो है वो छोटी बड़ी हो सकती है। जैसे मैं बात करूंगा कि एक फोटोग्राफर एक ही व्यक्ति के फ़ोटो बनाता है तो वो बड़े फुल साइज का बड़ा साइज, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके के वो फ़ोटो अपने डिज़ाइन करता है एक ही व्यक्ति का फ़ोटो। तो ये सभी फ़ोटो जो हैं वो समरूप हो सकती हैं। इसी तरह से तितलियाँ जो लगाते हैं, ये बड़ी चिड़िया, फिर इससे छोटी, फिर लास्ट में, ये इस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह की जो आकृतियां हैं ये समरूप है। यहाँ पर मैंने कुछ समरूप आकृतियों को दिखाने की कोशिश की है कि एक त्रिभुज के अंदर हमने बहुत सारे त्रिभुजों को बना दिया है। ध्यान देना, यहाँ एक सिस्टम से मैंने रखा है कि जैसे ये भुजाएं आपस में समांतर है, तो ये सभी त्रिभुज जो है आपस में समरूप होंगे। यहाँ पर अगर वृत्तों की बात की जाए तो एक ही केंद्र लेके अगर हम बहुत सारे वृत्तों को खींच दें तो ये सभी वृत्त समरूप होंगे। ऐसे ही हम यहाँ की बात करें तो ये हमारे जितने भी वर्ग हैं वो आपस में समरूप होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुभुज का मतलब कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी हुई आकृति हमारी बहुभुज होती है। यहाँ पर मैंने कहा कि 2 बहुभुज जो समान भुजाओं वाले हैं, जैसे इसकी भुजा 4 है तो इसकी भी 4 भुजा होनी चाहिए, तो ये दोनों बहुभुज समरूप होंगे। ये समरूप का साइन होता है। ये दोनों बहुभुज समरूप होंगे यदि इनकी संगत कोण, यदि इनके संगत कोण, जैसे कोण ए कोण पी के इक्वल है, कोण बी हमारा क्यू के इक्वल है, ये 100 है, ये भी 100, यानी संगत कोण आपस में समान है। पहला प्रतिबंध आना चाहिए का अनुपात समान होना चाहिए। अगर देखा जाए तो इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात, और इस वाली भुजा का इस वाली भुजा के साथ और इसका इसके साथ जो अनुपात है वो आपस में समान होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 2 बहुभुज आपस में समरूप होंगे। अब समस्या आती है कि हम ये समरूप आकृतियाँ हैं, समरूप त्रिभुज, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो इनका जो व्यवहारिक उपयोग है वो हमारा है कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनकी हाइट को निकालने में समरूप का यूज़ होगा, ये ध्यान देना। इसके अलावा हम कोई भी जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है, तो उसका जो मैप वगैरह होगा वो हम उसका छोटा साइज यानी उसकी समरूप आकृतियाँ बना के उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो समरूप का यूज हमारा दैनिक लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की समरूपता
यानी समरूप जो आकृतियाँ होती हैं और वो आपस में छोटी बड़ी हो सकती है। इसके अलावा इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी इसकी होती है। जैसे नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो अगर इनके संगत कोण हमेशा आपस में समान होंगे। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आती है कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में समान होंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ से थेल्स के बारे में अगर बात की जाए तो थेल्स ने एक बहुत अच्छी थ्योरम का इसी पर आधार लेके इसी त्रिभुज के अनुपातों संगत भुजाओं के अनुपातों को इक्वल प्रूव करने के लिए थेल्स ने एक प्रमेय को सिद्ध किया था। जो थ्योरम थी वो उन्हीं के नाम से हो गई, थेल्स प्रमेय के नाम से। इसका दूसरा नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। और चूंकि थेल्स ने इसको प्रूव किया था इसलिए विशेषकर ये थेल्स का नाम यहाँ पर लिया गया था। अगर हम बात करेंगे कि थेल्स ने अपने स्टेटमेंट में यानी थ्योरम में क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था कि अगर कोई त्रिभुज है, ध्यान देना, और कोई भी अगर इस थेल्स थ्योरम के रिजल्ट को मैं समझाने की कोशिश करूँगा कुछ इस तरीके से, अगर हम फिगर से समझेंगे तो ये पूरा स्टेटमेंट अपने आप याद हो जाएगा। थेल्स ने कहा था कि कोई भी त्रिभुज है और किसी एक भुजा के समांतर, चाहे हम इस भुजा के समांतर रेखा ये ले लें, चाहे इसके समांतर ये रेखा ले लें, चाहे इसके समांतर ये रेखा ले लें, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो मैंने BC के समांतर ये रेखा ले ली। अगर एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींच दे तो ये अदर टू अन्य दो भुजाओं को यानी इस वाली AB भुजा को और AC भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ये थेल्स ने कहा था। एक बार फिर समझिए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर हम रेखा खींचेंगे, यानी ये वाली भुजा, ध्यान देना, इसके समांतर होनी चाहिए, यानी BC और DE भुजाएं आपस में कैसी है, समांतर है। तो ये वाली DE जो भुजा है त्रिभुज की अन्य दो भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। AB में जो अनुपात बनेगा वो AD अपॉन BD होगा और इधर AC भुजा पर जो अनुपात बनेगा वो AE अपॉन EC होगा। ये एक्चुअल में थेल्स ने कहा था। अगर हम बात करेंगे कि ये इसकी प्रूविंग कैसी है, तो इसी स्टेटमेंट में से हमें मिल जाता है कि हमें प्रूफ क्या करना है और भाई सिद्ध क्या करना है। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो ये हमें दे रखा है, यानी DE भुजा, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये फिगर बना रखा है, ये त्रिभुज ABC है और BC के समांतर ये मैंने रेखा खींच रखी है और हमें ये सिद्ध करना है, जैसा कि दिया है कि DE समांतर BC, सिद्ध करना है कि AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC के। यहाँ पर रचना करनी पड़ी। रचना क्यों करनी पड़ी है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। B को मैंने E से मिलाया, C को D से मिलाया है, ध्यान देना, और यहाँ से E पॉइंट से ये जो AB लाइन है इस पर एक लंब डाल दिया है ये, ऐसे ही यहाँ पर ये DG AC लाइन पर ये वाला लंब डाल दिया है। अब बात करेंगे इस थ्योरम के प्रूविंग की, यानी इसको इन्होंने प्रूव कैसे किया। तो देखा जाए तो हम यहीं से जो हमें प्रूव करना है इसको लेके चले, AD अपॉन BD। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात रखिएगा कि AD अपॉन BD लेने के लिए दो त्रिभुजों के अनुपात को लिया जाता है। अगर बच्चा इस बात को अपने दिमाग में रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस वाले पार्ट को देखें तो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE का मैं क्षेत्रफल की बात करूँगा अपॉन, अब देखेंगे कि BD देखा जाए तो एक्चुअल में ये हमारा BDE ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें अगर देखेंगे, जबकि त्रिभुज कंप्लीट नहीं बनना था इसलिए हमने ये वाली रचना यहाँ से कंप्लीट कर दी थी। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, सभी जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा संगत शीर्ष लंब। तो आधार अगर देखा जाए तो इस त्रिभुज ADE में आधार ये वाली भुजा हो जाएगी AD मल्टीप्लाई और संगत शीर्ष लंब हो जाएगा EF। ऐसे ही त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार इसका BD होगा और संगत शीर्ष लंब भी यही होगा EF होगा।
और यहाँ से देखा जाए तो एक्चुअल में EF से EF कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। यहाँ पर मैंने कुछ अपना ये प्रयोग किया है, मैंने बिल्कुल सेम यही रिजल्ट लिया है। और देखा जाए तो ये हमारा एक्चुअल में थेल्स के लिए मैंने इसे यूज़ किया है। देखा जाए तो ये हमारा त्रिभुज ADE है, ये वाला त्रिभुज, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये इसका लंब है परपेंडिकुलर, तो आधार ये हो जाएगा, संगत शीर्ष लंब ये हो जाएगा। ऐसे ही हम त्रिभुज BED की अगर बात करते हैं, ये वाला त्रिभुज। अब बच्चे को समस्या ये है कि भाई दोनों ही त्रिभुज का EF जो लंब है वो सेम एक्चुअल में क्यों हुआ है। तो इसी फिगर को थोड़ा सा मैं इस तरीके से घुमा देता हूँ, देखें ध्यान से। तो अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा त्रिभुज BDE है, वो यहाँ पे आ जाता है। ये त्रिभुज हमारा BDE है और ये त्रिभुज ADE है। अगर देखा जाए तो ये वाला परपेंडिकुलर इस वाले त्रिभुज के लिए और इस वाले त्रिभुज के लिए ये परपेंडिकुलर बिल्कुल सेम है, तो इसलिए मैंने EF दोनों में सेम रखा है। आगे हम बात करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, बिल्कुल सेम डिटो। AE/EC का भी इसी तरीके से सिमिलरली इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अगर इसमें भी बात करेंगे तो इस वाले त्रिभुज के लिए आधार ये हो जाएगा, संगत शीर्ष लंब DG हो जाएगा, तो 1/2 आधार हो जाएगा AE और मल्टीप्लाई DG। ऐसे ही दूसरे वाले त्रिभुज के लिए अगर इसकी हम बात करें तो इसका आधार होगा EC, यानी 1/2 EC मल्टीप्लाई DG। इसमें भी अगर देखा जाए तो DG दोनों ही त्रिभुजों में शीर्ष लंब है और 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो गया, AE/EC। ये एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अगर देखा जाए तो AD/BD इक्वल AE/EC लेने के लिए इधर भी हमारा AD/BD आ गया और AE/EC आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो लेफ्ट हैंड है वो आपस में इक्वल नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, ऊपर का पार्ट बिल्कुल सेम मिल रहा है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, कैसे भी करके त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल को अगर हम बराबर सिद्ध कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, अगर हम इस त्रिभुज को ध्यान से देखें और इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखें तो 9th क्लास में एक थ्योरम है कि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं। एक बार फिर सुन लें, एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समान आधार DE पर त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC समांतर रेखाओं के बीच है, समांतर रेखाओं के बीच में, इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ये एक्चुअल में समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखें तो DEC की जगह पर हम BDE लिख सकते हैं। समीकरण 2 से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इक्वल टू AE/EC, और ये समीकरण नंबर 4 दे दो। अगर देखा जाए तो समीकरण 4 को देखें और समीकरण
फर्स्ट को देखें, समीकरण 1 व 2 से अगर देखा जाए, समीकरण 1 और 4 से देखा जाए तो हमारा वन साइड हमारा बिल्कुल सेम आ जाता है, तो एनोदर साइड को हम इक्वल कर सकते हैं। तो हमारा समीकरण 1 और 4 से रिजल्ट निकलेगा AD/BD इक्वल AE/EC। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये थेल्स थ्योरम का रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था थेल्स प्रमेय। अब बात करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम की। किसी भी थ्योरम का अगर विलोम की बात की जाती है तो जो दिया है वो सिद्ध करना में चला जाता है और सिद्ध करना दिया में आ जाता है। जैसा कि हम इसी थेल्स थ्योरम का विलोम अगर बात करेंगे तो एक्चुअल में थेल्स के विलोम में कहा गया है कि कोई भी हमारे पास त्रिभुज है और इसमें कोई एक रेखा DE दो भुजाओं को यानी AB और AC को अगर ये समान अनुपात में विभाजित कर देती है तो ये वाली DE जो रेखा है यानी ये वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। जैसा कि यहाँ मैंने स्टेटमेंट भी लिखा है, स्टेटमेंट से भी समझ में आ जाएगा। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें भाई दिया गया है कि तो दिया है हमारे पास AD/BD इक्वल AE/EC हमें दिया गया है। सिद्ध करना है यानी ये वाली जो DE लाइन है वो BC के समांतर होगी, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर मैंने एक रचना की है कि काल्पनिक रेखा बिंदु D से, ध्यान देना, बिंदु D से एक DE' समांतर BC रेखा खींची है। ये बात सही है, सबको लग रहा है कि भाई ये इसके समांतर नहीं है, बड़े अजीब सी जा रही है। तो भाई ये वाली DE रेखा BC के समांतर नहीं है तो निश्चित रूप से ये D पॉइंट से कम एक रेखा समांतर होनी चाहिए, ये रूल है इसका। तो यहाँ से हमने ये समांतर नहीं है तो हमने ये मान के चले हैं कि DE' जो है वो हमारी BC के समांतर है। अब बात करते हैं इसके उत्पत्ति की। तो एक चीज़ और ध्यान देना कि अब जिस थ्योरम को हम प्रूव कर चुके हैं अगर उसका कहीं यूज़ हो रहा है तो अब लगाइए। इसमें अगर देखा जाए तो थेल्स थ्योरम, कोई भी त्रिभुज है अगर एक भुजा के समांतर अगर रेखा दिखाई दे तो तुरंत इसमें थेल्स लगा देंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC की अगर बात करें तो DE' हमारा BC के समांतर है। तो इस त्रिभुज ABC में जब DE' BC के समांतर है तो यहाँ पर मैंने थेल्स थ्योरम को लगा दिया। त्रिभुज ABC में DE' समांतर BC, अतः थेल्स प्रमेय के अनुसार। अगर थेल्स प्रमेय की अगर बात करेंगे तो AD/BD इक्वल टू, अगर यहाँ से बात करें AD/BD इक्वल AE, ध्यान देना AE' ये अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक E', ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट आ गया। बट ये हमें गिवन है, देखा जाए तो ये हमें गिवन है कि ये जो DE लाइन है ना दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, ये कह दिया गया है। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी वन साइड सेम आ गई, ये वन साइड इनकी सेम है तो एनोदर साइड को हम इक्वल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इक्वल कर दिया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कभी भी ट्रायंगल की फुल साइड बनानी है तो ये सोच लो, आगे भी क्वेश्चन आएंगे, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड यानी एक को दोनों पक्षों में जोड़ने से हमेशा, अगर ये टुकड़ों का अनुपात दिया गया है और अगर दोनों साइडों में अगर एक एक जोड़ते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना फुल साइड बन जाती है। तो AE/EC + 1 AE'/EC + 1, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या एलसीएम लेके सॉल्व करें तो AE + EC, AE और EC मिलके AC बन जाएगा और AE' और प्लस E', को देखें ध्यान से तो ये प्लस ये हमारा पूरा AC बन जाएगा, ये भी हमारा AC बन गया। ऊपर से ये AC से AC अगर देखा जाए तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर EC इक्वल टू E', अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक प्रयोग किया है, उसको देखेंगे। एक्चुअल में ये थेल्स प्रमेय के विलोम को मैंने समझाने की कोशिश की है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो ये मैंने ये वाली जो लाइन है वो BC के समांतर ली है, ये DE' लाइन है और ये DE है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारा E', यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है और EC हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। अगर देखा जाए तो ये गैप, इतना गैप अधिक हो रहा है, जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कि EC और E', आपस में इक्वल है, लेकिन ये
असंभव है। ये तभी संभव होगा कि ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, यानी ये पूरी की पूरी लाइन इसके ऊपर आ जाए। ध्यान देना मेरी बात को, अभी एक्चुअल में यहाँ थी तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी, अब ये पैरेलल वाली लाइन डी ई के ऊपर आ जाएगी, यानी दोनों लाइनें सेम लाइन हो जाएंगी, तभी ये इसके इक्वल हो सकता है। अब एक्चुअल में डी ई डैश तो पैरेलल थी, अब जैसे ही इसके ऊपर आएगी तो डी ई डैश हमारी डी ई भुजा को भी पैरेलल कर सकती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये थेल्स थ्योरम का विलोम मैंने ये कंप्लीट सिद्ध कर दिया। यहाँ पर मैंने एक्चुअल में थेल्स थ्योरम से ही रिलेटिव कुछ इसकी उपप्रमेय भी है। उपप्रमेय एक्चुअल में उनको कहते हैं जो किसी प्रमेय से निकलती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी त्रिभुज है और ये वाली भुजा इस बी सी के समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है ए बी अपॉन ए डी, यानी फुल साइड अपॉन ए डी, और इधर से हमारा आ जाएगा फुल साइड। ये ध्यान रखना, इधर की साइड पर जिस टाइप से हम रेशियो ले रहे हैं सेम डेटो इसी तरह से लेते हैं। और थेल्स थ्योरम या उसके उपप्रमेय की अगर मैं बात करूँगा तो ये हमेशा इन साइडों पर ही रेशियो लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो फुल साइड अपॉन ए डी और इधर हमारा फुल साइड ए सी अपॉन ए ई। दूसरे रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो ए बी अपॉन नीचे का साइड है, और इधर भी उसी ऑर्डर में अगर देखेंगे तो ए सी अपॉन ई सी साइड है। ये दो रिजल्ट हमको प्रूव करने हैं। यहाँ तो एक बात तो क्लियर हो गई भाई, त्रिभुज ए बी सी में ये भुजा इसके समांतर है तो इसमें थेल्स लगा दो, बिना सोचे समझे थेल्स लगा दो। और थेल्स लगाने के बाद, थेल्स हमेशा टुकड़ों में लगती है, ध्यान देना। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि इन दोनों टुकड़ों में जो भी इनमें से है वो हमेशा डिनोमिनेटर यानी हर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले अपना थेल्स वाला रिजल्ट लगाइए। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, हमने थेल्स लगा दिया। अगर मैंने अभी कहा था कि जो इन दोनों टुकड़ों में से जो भी टुकड़ा है ए डी या बी डी हमें चाहिए तो वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, हर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैंने तुरंत इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये आ गया, यानी उसको डिनोमिनेटर में लेके आइए। इससे पहले मैंने बताया था कि कभी भी फुल साइड बनाते हैं तो हमेशा एडिंग वन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में हमेशा एक जोड़ती है। तो इधर की साइड में भी एक जोड़ देंगे, इधर भी एक जोड़ देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारा बी डी प्लस ए डी अपॉन ए डी, यानी ये प्लस ये मिलके हमारा फुल साइड ये ए बी बन जाएगा और इधर हमारा ये ए सी बन जाएगा, ए अपॉन ए डी। अगर देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, फुल साइड ये रही और छोटा वाला टुकड़ा डी बी है। ये एक्चुअल में थेल्स लगा दिया मैंने डायरेक्ट, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। जैसा कि मैंने कहा था कि इन दोनों में जो छोटा टुकड़ा है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ऑलरेडी थेल्स में ही आ रहा है, तो इसे अब रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर एडिंग वन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया तो ए डी प्लस बी डी बन जाएगा अपॉन बी डी, और ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी हो जाएगा। ये मिलके बन जाएगा ए बी और ये मिल जाएगा तो ए सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सेकेंड रिजल्ट आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो मैंने थेल्स से रिलेटिव कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए हैं, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान देना। मैं फिगर से ही समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और डी ई बी सी के समांतर है, भाई ये भुजा इसके समांतर है तो ये डेफिनेट है भाई इसमें थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लगना है। अब जैसे डी ई भुजा इसके समांतर है और यहाँ पर ये फुल साइड हमारा 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है और ये ए ई साइड को फाइंड करना है, तो ए ई को मैंने एक्स लेट कर लिया और टोटल में से ये एक्स को माइनस कर देंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी 5.6 माइनस का एक्स। तो ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि थेल्स के जो रिजल्ट लगते हैं वो इन टुकड़ों पे लगते हैं, ए डी अपॉन बी डी। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम ऊपर से चल रहे हैं तो इसी तरह से यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने त्रिभुज ए बी सी में ये भुजा इसके समांतर है, थेल्स प्रमेय लगा दी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन बी डी की एक्चुअल में ये वैल्यू इन्होंने दे रखी है, ए डी अपॉन बी डी ये दे रखा है 3.3/5, इसका रेशियो दे रखा है, ए ई के प्लेस पे एक्स लिख दिया और ये सिंप्लीफाई कर लिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद एट लास्ट ए ई की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम इसी तरह का यहाँ एक और क्वेश्चन बनना है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और यहाँ पर ध्यान देना ये फुल साइड दे दी है और इधर भी इन्होंने फुल साइड दे दी है और ये ए एल x-3 दे रखा है और इधर बी एम की बात करें तो x-2 दे रखा है।
जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें उपप्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं। उपप्रमेय जो मैंने अभी बताया था कि फुल साइड अपॉन ये और फुल साइड अपॉन ये, तब भी इसका आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमें तो थेल्स लगाना है, थेल्स लगाना है तो दोनों टुकड़े क्लियर होना चाहिए। तो फुल साइड 2x है, ये x माइनस 3 है, तो 2x में से मैंने x माइनस 3 को माइनस कर दिया तो ये x प्लस 3 आ गया। इधर ये फुल साइड 2x प्लस 3 है, इसमें से x माइनस 2 को माइनस कर देंगे तो ये वाली साइड x प्लस 5 हो जाएगी। अब इसमें आराम से हम थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लगाएंगे। ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, वैल्यू डालिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, देन x इक्वल टू 9, यही इसमें फाइंड करना था। इतना समझाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे यहाँ पर जो मैंने गृह कार्य दिया है इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। और साथ ही एक और मैं बात बता दूं, एनसीईआरटी में जो पहली एक्सरसाइज और इसके बाद जस्ट सेकंड जो एक्सरसाइज है उसे बड़े आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गृह कार्य के लिए कुछ वर्क दिया है और ये मैं चाहूँगा कि बच्चे बड़े आराम से इसको करें और आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना हमें ये है कि अगर वन साइड के पैरेलल, जैसा कि मैं थोड़ा सा हिंट भी देता जा रहा हूँ, वन साइड की अगर पैरेलल लाइन है तो वहाँ डेफिनेट हमारा थेल्स लगेगा। तो यहाँ पर ये इस तरह की कुछ वैल्यू दी गई है और ध्यान देना कि ये साइड अगर इसके पैरेलल है तो इस वाली साइडों पर हमें रेशियो लेना है, ये अपॉन ये अपॉन ये। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो बच्चे अपने आप समझ जाएंगे कि अगर ये इसके पैरेलल है तो इस वाली साइड पर और इस वाली साइड पर हमें रेशियो लेना है अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय के अनुसार। इस क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझना। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि ये DE लाइन को इस तरीके से लिया गया है, D पॉइंट को AB पर और E पॉइंट को AC पर, कि सच दैट यहाँ पर इसकी जो मेज़र हैं वो दे दी गई हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल यानी समांतर होगी। ये थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है, विलोम है, उससे हम प्रूव कर सकते हैं। अब उसके लिए करना क्या है कि AD और BD का और इसका इसके साथ रेशियो लेके चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चे घर से आराम से कर सकते हैं। ये इसके पैरेलल है, ये जहाँ ये वाला ध्यान से देखना, इतने पार्ट में हम थेल्स लगा दें तो एक रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे भी हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। दोनों रिजल्ट की कंपैरिजन कराएंगे तो वन साइड सेम आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। और साथ ही यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये वाले बच्चे सभी क्वेश्चन करें और आराम से, ऐसी बात नहीं है कि एक्सरसाइज जो NCERT की है उसे आप कर सकते हैं। 6.1 और 6.2 की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े आराम से कर सकते हैं। और जय हिंद।